जय हिंद साथियों, मैं जयशंकर झा आप सबों को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं पंचायती राज संस्था के ऊपर में एक वीडियो लेकर आया हूं। अभी बिहार में पंचायती चुनाव भी हो रहा है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पंचायती राज संस्था के बारे में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अभी बीपीएससी 67वां का नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द आने वाला है। तो उसमें भी पंचायती राज संस्था से क्वेश्चन आता है जो कि पॉलिटी सेक्शन में है। तो नेक्स्ट पॉलिटी सेक्शन से वीडियो तो बनाएंगे ही एक एक टॉपिक पर, लेकिन अभी चूंकि पंचायत चुनाव चल रहा है और ये टॉपिक जानना आप लोगों के लिए आवश्यक है, इसीलिए मैं सबसे पहले पॉलिटी में पंचायती राज संस्था पर वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अभी पंचायत चुनाव बिहार में हो भी रहा है, 10 चरण में चुनाव होने को है। आज 24 तारीख है और आज पहला चरण का चुनाव है भी। तो हमें अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए चुनने से पहले प्रतिनिधि के बारे में जानना जरूरी है। जो प्रतिनिधि का क्या काम होता है, उन्हें क्या अधिकार दिए गए, उनका क्या कर्तव्य है, जो उनका कर्तव्य है वो ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर जब तक आप इस चीज़ को जानेंगे नहीं, तब तक आप अपने सही प्रतिनिधि को चुनाव नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी भी प्रकार से गलत प्रतिनिधि को चुन लेते हैं तो 5 साल, कोई भी प्रतिनिधि का चुनाव 5 साल के लिए होता है और आपको 5 साल तक उनके साथ रहना होगा। अगर गलत चुनाव कर लिया आप, तो वो गलत तरह से आपको चलाएंगे 5 साल तक, उनके पीछे पीछे आप भागेंगे। अगर सही का चुनाव करते हैं तो 5 साल आपका पंचायत, आपका क्षेत्र खुशहाल रहेगा। इसलिए पंचायती राज संस्था में जो भी निर्वाचित होते हैं, तो उनके पद के हिसाब से उनका योग्यता को आपको जानना सबसे पहले जरूरी है। तभी आप किसी सही को चुनाव कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा जो सबसे पहले पॉलिटी सेक्शन में पंचायती राज संस्था पर ही एक वीडियो बना दें, ताकि आपको सभी प्रतिनिधि के बारे में जान पाएंगे, जो किनका क्या कर्तव्य होता है। आपका जो वर्तमान में रहे हैं, उन्होंने वो सब काम किया जो उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ऐसा ना हो जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं उनसे आप वो आस लगाए बैठे हो, आप बोलेंगे काम नहीं किया, या उन्हें जो अधिकार क्षेत्र में है अगर उन्होंने वही काम नहीं किया, तो आप जान सकते हैं जो हमारा वर्तमान प्रतिनिधि है वो सही है या गलत है, और जो आने वाले प्रतिनिधि होंगे या जिनको आपको चुनाव करना है वो सही है या गलत। इसलिए आपको सबसे पहले एक एक पद के बारे में जानना जरूरी है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इसमें जो पंचायती राज का जो उद्भव और विकास हुआ वो कब हुआ, क्यों हुआ, कब से ये इलेक्शन होने लगा, पंचायती इलेक्शन सबसे पहले। तो आइए इस वीडियो के बाद आप इस योग्य हो जाएंगे जो पंचायती राज संस्था क्यों है, इनका निर्माण क्यों किया गया, कब निर्माण किया गया, निर्माण करने का उद्देश्य क्या था, जिस उद्देश्य से निर्माण किया गया उस उद्देश्य पर कहाँ तक ये संस्था खरा उतरी है, और खरा नहीं उतरी है तो क्यों नहीं उतरी है। कहीं ना कहीं जनता जिम्मेदार होंगी, क्योंकि प्रत्यक्ष चुनाव होता है, आपको चुनने का अधिकार है अपने प्रतिनिधि को। तो अगर आपका सिलेक्शन गलत हो जाएगा तो जो पंचायती राज संस्था का मेन उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो आइए देखते हैं पंचायती राज का उद्भव एवं विकास। आइए जानते हैं पंचायती राज का उद्भव एवं विकास। भारत एक गणतंत्र राज्य है, अर्थात भारत को अपना संविधान है और उस हिसाब से भारत चलती है। आगे है, देश को चलाने की जिम्मेदारी जिन लोगों पर है वे जनता द्वारा चुने जाते हैं। देखिए इसी लाइन से स्पष्ट हो जाता है कि देश की उन्नति, देश का विकास जनता पर निर्भर करता है। डेमोक्रेटिक जो कंट्री होते हैं, लोकतांत्रिक जो देश होते हैं, उस देश में सरकार को चुनना जनता की जिम्मेदारी होती है। जनता के द्वारा ही जो लोग चुने जाते हैं वही जनता पर शासन करते हैं। तो सबसे ज़्यादा और अहम जिम्मेदारी जनता को ही होता है, वो सही से सही व्यक्ति को चुने। क्योंकि एक बार जब चुनाव हो जाता है तो विशेष परिस्थिति को छोड़कर वो सरकारें 5 साल चलती है, तो 5 साल आपके ऊपर में शासन करेगा। आपने अगर गलत गवर्नमेंट चुन लिए तो वो आपके ऊपर में गलत तरह से ही शासन करेगा, जो कि देश और राज्य को पीछे ले जाने का काम करेगा। तो जनता की जिम्मेदारी सबसे अधिक हो जाता है जो सही सरकार को चुने। आगे देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लंबे समय तक स्थानीय स्तर पर ऐसी सरकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। स्थानीय शासन की जिम्मेदारी राज्य सरकार के अधिकारियों की ही थी। यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लंबे समय तक स्थानीय स्तर पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जो
स्थानीय लोगों से सीधे तौर पर जुड़े। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर लोकतांत्रिक सरकारें थी, लेकिन स्थानीय लेवल पर कोई ऐसा व्यवस्था नहीं था जो जनता से सीधे जुड़े। और उन जनता के लिए जो स्थानीय लोग पे रहने स्थानीय स्तर पे जो रहने वाले थे, उनको देखरेख करने के लिए उनके विकास की जिम्मेदारी राज्य सरकार के जो अधिकारी थे उनको ही थे, जो स्थानीय लोगों के प्रति सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं थे। सैद्धांतिक रूप से अगर माने तो राज्य सरकार ही स्थानीय शासन के लिए स्थानीय लोगों के प्रति जिम्मेदार थी, लेकिन व्यवहारिक रूप से स्थानीय मुद्दों के संबंधित रोजाना के प्रशासनिक कार्यों के लिए सरकार चलाने वाले जनता के प्रतिनिधियों की जवाबदेही सिर्फ कागजों तक ही सीमित थी। यानी कि जो भी वहां से फरमान आता था वो कागज तक ही सीमित होता था। जनता के जो बेसिक नीड होते हैं जनता के पास तक, यानी कि स्थानीय बॉडी तक नहीं आ पाता था, तो कागज तक ही वो काम होता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि राज्य राजधानियां जो कि राज्य सरकारों का आसन है वो स्थानीय क्षेत्रों से कोसों दूर स्थित है। बिहार का ही ले लीजिए, बिहार का जो राजधानी है वो पटना है, तो जो भी राज्य सरकारें हैं उनके जो मंत्रियां हैं वो सब पटना में रहते हैं। अब पटना में रहते हैं और वो अब स्थानीय स्तर पर जुड़ नहीं पाते हैं। विधायक जो होते हैं उन्हें भी बहुत सारे काम रहता है, इस कारण से वो भी राजधानी में ही रहते हैं। तो स्थानीय स्तर पर कोई जुड़ाव स्थानीय लोगों से था नहीं, जिसके कारण से स्थानीय स्तर पर कोई विकास नहीं हो पाता था। अब देखिए, दूर होने से, स्थानीय लेवल से दूर होने के कारण क्या होता था, तो गांव के किसी साधारण व्यक्ति के लिए सरकार से जवाबदेही की मांग करना एक कठिन कार्य था। ऐसे व्यक्ति के लिए उसके रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों और मुख्य निर्णय में अपनी बात रखना भी बेहद कठिन कार्य था। यानी कि वो अपना बात वो सरकार तक नहीं पहुंचा पाता था ठीक ढंग से। इसके अलावा पूर्ण रूप से स्थानीय मुद्दों पर ध्यान देने के अलावा राज्य सरकार को कुछ अन्य मुद्दों को भी प्राथमिकता देनी पड़ती है। इसी कारण गांव की सड़क या गांव का कुआं या प्राथमिक स्कूल जैसे मुद्दों की देखरेख की जिम्मेदारी व्यवहारिक रूप से स्थानीय अधिकारियों के पास ही बनी रही। वे लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं थे और किसी आम व्यक्ति के लिए भी ऐसे अधिकारियों तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। अतः इस प्रकार क्या हुआ, तो स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक शासन की तत्काल आवश्यकता थी। यानी कि स्थानीय लेवल पर भी ऐसे शासन की, ऐसे व्यवस्था की आवश्यकता था जो लोकतांत्रिक हो और सबके लिए समान रूप से कार्य करे। स्थानीय स्तर पर आवश्यकता को देखते हुए वर्ष 1993 में लागू 73वें एवं 74वें संवैधानिक संशोधनों से पूरा किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय शासन की देखरेख के लिए 73वें संशोधन ने पंचायत पद्धति को स्थापित किया। अब जान गए होंगे जो पंचायती राज का जो विकास हुआ, जो व्यवस्थाएं प्रारंभ की गई, क्यों की गई, क्योंकि जो उस समय जो सरकार थी केंद्र में या राज्य में, वो सीधे तौर पर स्थानीय लोगों से जुड़ा हुआ नहीं था, जिसके कारण से स्थानीय लोगों का विकास उस स्तर से नहीं हो पा रहा था जिस स्तर से होना चाहिए। तो ग्रामीण स्तर के जो समस्या थे उन्हें समाधान करने के लिए, उन्हें सुलझाने के लिए वर्ष 1993 में लागू 73वें एवं 74वें संवैधानिक संशोधनों से पूरा किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय शासन को देखरेख के लिए 73वें संशोधन ने पंचायत पद्धति को स्थापित किया और 74वें जो संशोधन था वो नगर पालिका, नगर निगम स्थापित किया गया। तो अन्य शब्दों में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इन्हें स्थानीय सरकारों के रूप में मान्यता दी गई है। 74वें संशोधन के अंतर्गत नगर पालिकाओं को भी शासन रूप से छोटे बड़े शहरों के स्वस्थानों के रूप में घोषित किया गया। अतः उपर्युक्त दोनों संशोधनों के बाद भारत का शासन तीन स्तरों अर्थात केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर तक विकसित हो गया और स्थानीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायत की व्यवस्था चालू हो गई। तो अभी तक आपने लोगों ने जाना जो पंचायती राज जो व्यवस्था करना पड़ा, क्यों करना पड़ा, कब किया गया, इसका मेन उद्देश्य क्या था। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आइए जानते हैं भारत में पंचायती राज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो भारत में स्थानीय स्वशासन की संकल्पना नई नहीं है। आदिकाल में भारत में अंग्रेजों के राज तक ग्रामीण समुदायों ने इस व्यवस्था को जीवंत बनाए रखा था। हमारे ग्रामों में भिन्न भिन्न समुदाय एक दूसरे के सहायक थे और परस्पर निर्भर भी थे। प्राचीन रीति रिवाजों एवं परंपराओं ने सामुदायिक भवनों को बनाए रखने में सहायता की। कई राज साम्राज्य बने और ध्वस्त हुए, लेकिन इन ग्रामीण समुदायों ने अपने अस्तित्व एवं भावना को सदैव कायम रखा। अब आइए देखते हैं जो
तीन विशिष्ट चरणों में पंचायती राज के इतिहास को तीन विशिष्ट चरणों में विभाजित किया गया। पहला चरण ब्रिटिश शासन काल के आरंभ से 1919 के संवैधानिक सुधारों तक, यानी कि पहला चरण माना जाता है पंचायती राज के इतिहास में जब से ब्रिटिश शासन आरंभ हुआ तब से लेकर 1919 तक संवैधानिक सुधारों। अगला है दूसरा चरण 1919 के संवैधानिक सुधार से 1950 तक, यानी जब तक स्वतंत्र भारत ने गणराज्य के रूप में अपने नए संविधान को अपनाया। भारत आज़ाद तो 15 अगस्त 1947 को ही हो गया था, लेकिन भारत का अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, यानी कि भारत गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को हुआ, यानी कि अपना संविधान उस दिन से लागू किया गया। तो पहला चरण जो था ब्रिटिश शासन काल के आरंभ से 1919 तक, और दूसरा चरण जो था 1919 के संवैधानिक सुधार से लेकर 1950 तक, जब तक भारत को अपना संविधान नहीं मिल गया था। तीसरा चरण 1950 से संविधान का जो 73वां संशोधन अधिनियम 1992 तक, यानी कि तीन चरण में भारत के जो पंचायती राज हैं उनके इतिहास को विभाजित किया गया। ब्रिटिश शासन काल से 1919 तक, 1919 से 1950 तक और 1950 से 1992 तक, जब तक कि 73वां संशोधन लागू किया गया। ठीक है, पहला चरण जो था ब्रिटिश शासन से 1919 के संवैधानिक सुधार तक, जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया। उस समय व्यवस्था एवं कार्यप्रणाली की दृष्टि से भारत में ग्रामीण शासन पद्धति कायम थी। भारत पर नियंत्रण स्थापित करने वाले ब्रिटिश शासकों में से कुछ ब्रिटिश जैसे चार्ल्स मेटकाल्फ ने इस व्यवस्था की सराहना की, यानी कि भारत में जो व्यवस्थाएं प्रचलित थी उस व्यवस्था की सराहना की और पंचायतों को लघु गणराज्य का नाम दे दिया। परंतु निस्संदेह इन सभी ब्रिटिश शासकों ने पंचायती व्यवस्था का प्रयोग अपने शासन के विस्तार एवं इसे सुदृढ़ बनाने के लिए ही किया, यानी कि वो खुद ये जो व्यवस्था थी जिन्हें उन्होंने सराहा उसका प्रयोग उन्होंने अपने विस्तार के लिए किया। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के हर एक प्रांत में अंग्रेजों के प्रतिनिधि मौजूद थे। ब्रिटिश हस्तक्षेप के फलस्वरूप पंचायतों के प्रति लोगों का रवैया बदल गया, लोग पंचायतों में अपना आस्था खोने लगे, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जब हस्तक्षेप होने लगा तब से पंचायत के प्रति लोगों का रवैया में परिवर्तन आ गया। वर्ष 1882 में स्थानीय स्वशासन पर भारत सरकार के प्रस्ताव की घोषणा लॉर्ड रिपन द्वारा की गई। स्थानीय स्वशासन पर भारत सरकार के प्रस्ताव की घोषणा लॉर्ड रिपन द्वारा की गई। बाद में विकेंद्रीकरण पर रॉयल आयोग की रिपोर्ट आई। यह आयोग वर्ष 1907 में स्थापित किया गया और वर्ष 1919 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की। इसकी प्रमुख सिफारिश थी प्रभावी विकेंद्रीकरण के लिए ग्राम मुद्दों और स्थानीय कार्यों को ग्राम पंचायत के माध्यम से लोगों के साथ जोड़ना। ये रहा पंचायती राज के इतिहास का प्रथम चरण, यानी कि अंग्रेज के शासन से लेकर 1919 तक। अब 1919 से 1950 तक तो ब्रिटिश तो थे ही, लेकिन इसमें कुछ अधिकांश बदलाव आया। माउंटेन चेम्सफोर्ड सुधार 1919 ने स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय बना दिया। इसका अर्थ स्थानीय स्वशासन अब प्रांतों में भारतीय मंत्रियों के नियंत्रण में था। अब स्थानीय स्वशासन अब प्रांतों में भारतीय मंत्रियों के नियंत्रण में था, यानी कि भारत में जो मिनिस्टर थे जो उन समय में बनाए गए थे उनके अधीन पंचायती व्यवस्था को ला लिया। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य इन स्थानीय निकायों को लोकप्रिय कब्जों में करके इन्हें प्रतिनिधि निकायों का रूप देना था। अब 1950 से 1992 तक 1950 से 1992 तक हमारे बहुत से नेताओं, मुख्य रूप से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इस पर जोर दिया कि स्वतंत्रता की शुरुआत सर्वप्रथम निम्नतम स्तर से ही होना चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि प्रत्येक ग्राम एक पंचायत वाला गणराज्य होना चाहिए। प्रत्येक ग्राम एक पंचायत वाला गणराज्य होना चाहिए, यानी ग्राम स्वराज। ये महात्मा गांधी का ही सपना था जो ऐसा होना चाहिए, यानी कि स्वतंत्रता का जो शुरुआत होना चाहिए वो ग्रामीण स्तर से होना चाहिए। ग्रामीण स्तर पर महात्मा गांधी का प्रयास बहुत ही सराहनीय रहा है, जिसमें पंचायत को सभी शक्तियां प्राप्त हो। इस संकल्पना के पीछे प्रमुख विचार राष्ट्रीय स्तर की भांति बुनियादी स्तर पर भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया लागू करना था। विकास संबंधी मुद्दों को प्राथमिकता दी गई और वर्ष 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को प्रस्तुत किया गया। यहाँ मुख्य ध्यान जनता की सहभागिता सुनिश्चित करने पर केंद्रित था, ताकि जन सहभागिता के माध्यम से परिवर्तन लाया जा सके, और मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समुदायों को सामाजिक आर्थिक जीवन को बेहतर बनाना था। जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो
आज़ादी के तुरंत बाद ही राज्यों में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसके तुरंत बाद सबसे पहले उत्तर प्रदेश में, उसके बाद बिहार में स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाने, गांव में लोगों की उसमें भागीदारी बढ़ाने, कल्याणकारी योजनाओं में गति लाने तथा स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे विवादों को आपस में सुलझाने के उद्देश्य से बिहार पंचायत राज अधिनियम 1947 का गठन हुआ। जब भारत आज़ाद हुआ तभी ठीक आज़ादी के बाद भारत में अंतरिम सरकार का गठन हो गया। जितने भी राज्य थे उनमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर बिहार में स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाने, लोगों को उसमें भागीदारी बढ़ाने और कल्याणकारी योजनाओं, जिससे कि गांव के जो निम्न तबके के लोग थे, जो स्थानीय स्तर पर लोग थे, उन्हें सशक्त बनाया जाए। इसके लिए बिहार पंचायत राज अधिनियम 1947 का गठन किया गया। इस अधिनियम को 1948 में पूरे राज्य में लागू किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत का कार्यकाल 3 वर्ष, यानी कि अभी जो पंचायत का कार्यकाल होता है या लोकसभा या विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 साल का। लेकिन उस समय जो 1947 में बिहार पंचायत राज का गठन किया गया था, उस गठन में कार्यकाल को 3 वर्ष रखा गया था। उम्मीदवारों की उम्र सीमा कम से कम 25 वर्ष तथा मतदाताओं की उम्र सीमा 21 वर्ष निर्धारित की गई। ये उस समय की बात है जब भारत आज़ाद हुआ ही था। आज़ादी के ठीक बाद अंतरिम सरकार का गठन हुआ और पंचायती राज अधिनियम 1947 का गठन किया गया। इस अधिनियम में इस बात का व्यवस्था किया गया कि जो कार्यकाल होगा पंचायत का वो 3 वर्षों के लिए होगा। उम्मीदवार जो होंगे उनका एज मिनिमम 25 वर्ष होना चाहिए और जो वोट करेंगे, जो अपना मत देकर अपने प्रतिनिधियों को चुनेंगे, उनका उम्र 21 वर्ष किया गया। बाद में ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष, उनके उम्मीदवारों की उम्र सीमा 21 वर्ष और मतदाताओं की आयु 18 वर्ष कर दिया गया, जो कि अभी भी लागू है। अभी वोट देने वालों को उम्र 18 वर्ष अगर है तो वो वोट दे सकते हैं, बशर्ते कि उन्हें किसी न किसी निर्वाचन क्षेत्र में जो वोटर लिस्ट होते हैं, मतदाता सूची, उसमें उनका नाम होना चाहिए और उसके बाद उन्हें कोई प्रूफ होना चाहिए, फोटो आइडेंटिटी कार्ड, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे कोई भी कार्ड हो जिससे वो अपना वोट डाल सकते हैं। जो आज भी संयुक्त बिहार झारखंड सहित यानी कि उस समय जो बिहार था, बिहार से झारखंड 2000 ईस्वी में अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो संयुक्त बिहार में ग्राम पंचायतों का चुनाव वर्ष 1952 में पहला चुनाव, 1955, 1958, 1965, 1972, 1978 में हुआ था। जब चुनाव होने लगा तो हमेशा की तरह सरकार जो भी योजना लॉन्च करते हैं, जो भी योजना धरातल पर लाते हैं, तो उन योजनाओं का रिव्यू होता है। जो योजना सरकार के द्वारा लाया गया वो कितना सही हुआ, उसमें कितना संशोधन करने की आवश्यकता है या वो ठीक है, इसके लिए बार बार जाएगा। तो उस समय 1997 में बलवंत राय मेहता समिति एवं पंचायती राज व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। लोगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कार्यक्रम कैसे बेहतर बना सकते थे, ऐसे कुछ प्रश्न थे जिनका उत्तर खोजने के लिए वर्ष 1997 में एक आयोग का गठन किया गया। इन आयोग ने सामुदायिक विकास के कार्यक्रम में जन सहभागिता की कमी की तरफ संकेत किए। उन्हें जो लगा जो नहीं कुछ सुधार होने की आवश्यकता है, सुधार की गुंजाइश है, उन्होंने इस सुधार की अनुशंसा की जो निम्न है। पहला अनुशंसा था निर्वाचित स्थानीय निकायों की स्थापना और पंचायती राज को कुछ अनिवार्य शक्तियां सौंपना। पंचायती राज व्यवस्था वर्ष 1959 में 2 बुनियादी उद्देश्यों से अस्तित्व में आई: लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं नियोजित कार्यक्रम में जन सहभागिता। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की। हम इसको इस रूप में कह सकते हैं कि व्यवस्था 3 स्तरों पर कार्य करना था, यानी कि जो स्थानीय शासन थे उनको 3 अलग अलग स्तरों में विभाजन का अनुशंसा बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। वो क्या था तो देखिए, वो था जिला स्तर पर जिला परिषद, मध्यवर्ती स्तर यानी कि प्रखंड समिति और गांव स्तर पर ग्राम पंचायत। इन समिति का मानना था कि पंचायती राज जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करेगा। इस व्यवस्था को बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ा, कि जैसा कि अब देखते हैं कौन कौन समस्याओं का सामना करना पड़ा। विकास की प्राथमिकताओं में बदलाव,
व्यवस्था के बारे में स्पष्टता का अभाव, पंचायती राज व्यवस्था में समरूपता का अभाव, हरित क्रांति और लक्ष्य समूहों की प्राथमिकता से पंचायती राज का महत्व कम हो गया। तो इसके बाद फिर से एक समिति का गठन किया गया 1977 में, अशोक मेहता समिति। वर्ष 1977 में पंचायती राज संस्थानों के कामकाजों की समीक्षा के लिए अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति में पंचायत राज के ह्रास के कारकों की पहचान की, यानी कि ह्रास का मतलब होता है कमी, यानी कि पंचायती राज संस्था में क्या क्या कमी है, जो कम उसको ढूंढा। पंचायती राज विकास के कार्यक्रम को अलग करना, पंचायती राज और विकास के कार्यक्रम को अलग करना, व्यवस्था को सहयोग देने में राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, पंचायती राज की अंदरूनी कमियां और पंचायती राज की संकल्पना के बारे में अस्पष्टता। इन अनुशंसा के बाद सरकार ने आवश्यक बदलाव किए, जो कि पंचायती संस्था को और सशक्त बना दिया। उसके बाद भी कुछ समिति का गठन किया गया, जो अपना अपना सुझाव सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। जी के राव समिति भी 1985 में गठित किया गया था। इन्होंने भी अपना रिपोर्ट सरकार को सौंपा। इनका सिफारिश था जिला परिषद को मजबूत किया जाना चाहिए, जिला परिषद को मजबूत किया जाना चाहिए, जिला स्तर पर उप समिति होना चाहिए, नियोजन संबंधी कुछ कार्यों को जिला स्तर पर हस्तांतरित किया जा सकता है, स्थानीय निकायों के चुनाव नियमित अंतराल पर किया जाना चाहिए। तो इन सभी सिफारिशों को, जितने भी समितियां गठित की गई थी, सभी समिति के अनुशंसा के बाद सरकार एक स्थान पर पहुंचा। सभी चीज़ों को गहन अध्ययन करने के बाद उन्होंने संविधान में संशोधन किया और पंचायती राज को सशक्त बनाया। तो ये रहा छोटा सा पंचायती राज संस्था का इतिहास। आगे देखेंगे जो 73वां संशोधन था, 74वां संशोधन था, वो क्या था, उसमें क्या क्या रीतियाँ लाई थी। ये था पार्ट 1 वीडियो। तो इसमें 3-4 वीडियो बनेगा, बहुत लंबा वीडियो बनाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे चल के देखेंगे 73वां संशोधन क्या था, 74वां संशोधन क्या था, ये जो 3 स्तरीय सरकार का जो अनुशंसा किया गया था, उन्हें लागू किया गया कि नहीं किया गया, किनको क्या अधिकार क्या शक्ति, जैसे जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम कचहरी पे सरपंच, पंच, मुखिया, तो सभी चीज़ों पर डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। तो हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।